हेलो प्यारे बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसा मैंने बोला था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमें वोल्ट मीटर पढ़ना है, हमें एमीटर पढ़ना है, हमें गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, देन मीटर ब्रिज एंड फाइनली पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इनमें से हमने तीन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में बातें की थी। वो क्या थे बेटे? गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी रेजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई रेजिस्टर है हमारे पास जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, उसे हमें पता करना है, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस of a resistor, of a resistor. Okay, this is the व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज? कंस्ट्रक्शन ओके बेटे, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बेसिकली आप सभी को क्वाड्रिलेटरल तो पता होगा, है ना? क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड्स। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है? एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो लेट्स ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस तरीके से हम अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हो गए। आपको क्या करना है, हर एक साइड में एक एक रेजिस्टर लगा देना है। ठीक है, तो एक रेजिस्टर हम यहां पुट कर दें, एक रेजिस्टर हम यहां पुट कर दें, एक रेजिस्टर हम यहां पुट कर देंगे और एक रेजिस्टर हम यहां पुट कर देंगे। ओके बेटे, चलो हम इसका नाम भी रख लेते हैं। इसका नाम हमने बोला बेटा R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो ऐसे हमने 4 रेजिस्टर्स ड्रॉ कर लिए। अब आप सभी को पता होगा बेटा कि एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी 2 डायगोनल है, एक डायगोनल इसके बीच में और एक डायगोनल इसके बीच में। अगर हम इसका नामकरण कर ले बेटा A, B, C एंड D, ठीक है, ऐसे हमने इसके नेमिंग कर ली। अब ये जो A और B डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, इसके बीच अगर हमने एक बैटरी जोड़ ली, ठीक है, इसके क्रॉस हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ ली, और जो 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट बच गया उसमें हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या चीज है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब ये जो सेटअप है, ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, तो हमें समझ में आ गया बेटा कि अपने को क्या करना है, 4 रेजिस्टर्स को, है ना, 4 रेजिस्टर्स को अपने को एक क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, 4 रेजिस्टर्स are arranged as the 4 sides of a quadrilateral। एक बात हो गया बेटा, है ना, ये एक बात हो गई। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे कि between its 2 diagonally opposite point, between its 2 diagonally opposite points a cell is connected। उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ओके, एक सेल कनेक्ट करते हैं। आ रही बात समझ में आपको? ठीक,
और बाकी जो दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट बचे उसमें अपने को क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, तो तीसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे देन इसको लिखेंगे, और तीसरी चीज जो अपने को लिखना है, थर्ड पॉइंट, वो है बिटवीन other two diagonally opposite point, between other two diagonally opposite point, two diagonally opposite point, a galvanometer is connected, a galvanometer is connected, ओके। और ये जो कंप्लीट सेटअप है, इस कंप्लीट सेटअप को हम क्या कहेंगे, एंड this complete arrangement is called Wheatstone bridge, Wheatstone bridge। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो दिस इज Wheatstone bridge, ओके। हमने इसके कंस्ट्रक्शनल पार्ट को बात की। अब देखो बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप देखो यहां पर आपके पास 4 रेजिस्टर हैं, इन 4 रेजिस्टर में से कोई एक रेजिस्टर वो है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और बाकी 3 की वैल्यू क्या रहेगी, नोन रहेगी, ठीक है। एक की वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी 3 की वैल्यू नोन रहेगी। इसमें से किसी एक रेजिस्टर को हम वेरिएबल रेजिस्टर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मान लो वेरिएबल रेजिस्टर है, और मान लो मुझे क्या निकालना है, मुझे मान लो R4 निकालना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसको देखना है। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तब बताता है जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने का क्या फंडा है, उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस होने का क्या फंडा है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, बैलेंस कहलाता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जब इस गैल्वेनोमीटर वाले कॉइल, गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर आपको पता है बेटा, है ना, उसमें अगर करंट जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट नहीं जाएगा तो वो जीरो शो करेगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ना तो राइट डिफ्लेक्ट करेगा ना तो लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा, वो जीरो के ऊपर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसे कहते हैं नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर आपका ब्रिज बैलेंस हो गया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर गैल्वेनोमीटर आपका जीरो रीड कर रहा है तो समझ जाना है कि हमारा जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके बैलेंस होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, इसमें करंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आई जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब खुद दिमाग लगाओ बेटा कि इसमें करंट कब नहीं फ्लो करेगा, कब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। दो पॉइंट के बीच में करंट कभी नहीं फ्लो करता है जब दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब VC और VD यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो VC शुड बी इक्वल टू VD है। ये सिचुएशन अगर फुलफिल होगा तो हमारा जो व्हीटस्टोन है वो बैलेंस होगा, ओके। अब चलो बेटा यहाँ पर एक काम करते हैं, मान लो यहाँ से टोटल करंट आया I, है ना बेटे। तो अब ये I करंट क्या होगा, यहाँ पर ब्रांचेज में बढ़ जाएगा, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, ओके I1। तो बेटे ये वाला जो रजिस्टर है R1 उसमें कौन सा करंट बह रहा है, I1 करंट बह रहा है। यहाँ का पोटेंशियल मान लो मैंने बोला VA, यहाँ का पोटेंशियल मैंने बोला VC, यहाँ का पोटेंशियल मैंने बोला VD और यहाँ का पोटेंशियल VB। तो बेटे बताओ यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, करंट क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो VA माइनस VC इज द पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VC अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, R1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी VA माइनस VC है ना, VA माइनस VC।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बेटा चूंकि इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, इधर तो 0 जा रहा है, तो ये पूरा करंट क्या होगा, इस ब्रांच में चला जाएगा I1। सिमिलरली ये I2 इधर आ रहा है, इधर से कोई करंट आ नहीं रहा है, तो ये पूरा करंट क्या होगा हमारा, इस ब्रांच में चला जाएगा, I2 में चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कितना होगा, यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VC माइनस VB। यहाँ भी करंट I1 है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VC माइनस VB, और रेजिस्टेंस कितना है, R2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा ध्यान से, तो दोनों का LHS क्या है बेटा, इक्वल है। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो इस हिसाब से VA माइनस VC बाय R1 इक्वल टू हो जाएगा बेटे VC माइनस VB बाय R2 के। देयरफॉर VA माइनस VC अपॉन VC माइनस VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2, है ना बेटे, R1 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आ रही बात समझ में आपको, क्लियर है। यहां से हमें एक इक्वेशन मिला, ओके। अब क्या करें बेटा, अब उसी तरीके से सेम वे में अब इस ब्रांच को देखो। इस ब्रांच में देखते हैं तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर VA माइनस VD अपॉन R3। सिमिलरली सेम करंट यहां फ्लो हो रहा है बेटा, तो यहां क्या हो जाएगा, VD माइनस VB अपॉन R4, है ना। तो ये दोनों चीज आपस में क्या हो गया बेटे, बराबर हो गए। और एक चीज देखो, हम पहले ही देख चुके हैं कि VC और VD हमारा क्या है, बराबर है। तो चूंकि VC इक्वल्स टू VD, कैन वी रिप्लेस VD विथ VC, यस, है ना। तो जहां जहां VD दिख रहा है बेटा, वहां VC से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा VA माइनस VC अपॉन R3, और ये हो जाएगा VC माइनस VB बाय R4। तो बेटे इसको इधर बुलाइए, VA माइनस VC अपॉन VC माइनस VB इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, ठीक है, R3 बाय R4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बेटे आपके पास जो ये दो इक्वेशंस आए हैं, थर्ड एंड फोर्थ, इसको अगर आप गौर से देखें, LHS को और इसके LHS को, यहाँ भी क्या है, VA माइनस VC बाई VC माइनस VB, यहाँ भी क्या है, VA माइनस VC अपॉन VC माइनस VB, है ना। तो LHS अगर बराबर है तो RHS को भी बराबर होना पड़ेगा। तो बराबर कर देते हैं बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, है ना। LHS बराबर है, RHS को बराबर करना है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा बेटे R3 बाई R4 के, है ना। तो ये देखो हमारा फाइनल आउटपुट आया, ठीक है, दिस इज द फाइनल आउटपुट, ओके। तो बेटे इस फाइनल आउटपुट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर R1 और R2 का रेशियो और R3 और R4 का रेशियो आपस में इक्वल हो गया, R1 बाय R2 और R3 बाय R4 का रेशियो आपस में इक्वल हो गया, तो दिस इज प्रूफ कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। ये कंडीशन है ना। इस ब्रांच के रेजिस्टर्स का रेशियो, इस ब्रांच के रेजिस्टर्स का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। जैसे ही आपको ऐसा दिखता है कि R1 बाय R2, R3 बाय R4 इक्वल हो जा रहा है, तो ये ब्रिज बैलेंस हो गया। ब्रिज के बैलेंस होने से क्या फायदा होता है, ब्रिज के बैलेंस होने से हमें ये फायदा है कि ये जो ब्रांच है, यहां पर हमें समझ में आ गया कि करंट जीरो है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो बेटे दो सेम पोटेंशियल के पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेम पॉइंट से शो करते हैं, है ना। तो उसके बीच में कुछ भी अगर है तो आप उसे क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज होगा ना, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो रेजिस्टर हो, गैल्वेनोमीटर हो, कैपेसिटर हो, कोई भी चीज होगा, आप इस जगह से उसे गायब कर सकते हैं। ये है बेनिफिट, ठीक है, किस चीज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उसके बैलेंस होने का क्या बेनिफिट है और बैलेंस कैसे होता है। ये है कंडीशन जो हमें बताता है कि हमारा ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। क्लियर है। अब आइए इससे हमें रेजिस्टेंस मेजर करने में क्या हेल्प मिलेगा, समझिए। तो बेटे जैसा आपने यहाँ पर एक इक्वेशन देखा, हमें क्या निकालना था, R4 निकालना था, ठीक है। तो बाकी तीन चीजें हमें क्या रहेंगी, पता रहेंगी, है ना। बाकी तीन चीजें हमें पता रहेंगी। तो बेटे क्या करें हम लोग,
हमें R4 चाहिए, तो R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R4 इक्वल्स टू R3 इंटू R2 अपॉन R1 हो जाएगा, है ना बेटे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, उसमें से कोई भी एक चीज अननोन होगा, बाकी 3 चीजें पता होगी, हम आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो लाइक दिस वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ अननोन रेजिस्टर। क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात व्हीटस्टोन ब्रिज की। आगे जो हमें इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है वो है बेटे मीटर ब्रिज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज मीटर ब्रिज। चलिए, तो बेटे अब बात करने वाले हम लोग मीटर ब्रिज की। आइए समझते हैं क्या है मीटर ब्रिज। अगेन बच्चे, मीटर ब्रिज भी जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स इट इज द डिवाइस टू फाइंड और टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एन रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। क्लियर, it is a device to measure resistance of a resistor। ठीक है, रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है मीटर ब्रिज। अब बेटे हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी किसी प्रिंसिपल पर काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं अगर मैं, वर्किंग प्रिंसिपल ठीक है, तो बेटे क्या बोलेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, it works on the principle of balanced Wheatstone bridge। क्लियर, दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल। कभी ये इस बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो आपको याद रखना है बेटा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही ये काम करता है। क्लियर, अब सवाल उठता है कि मीटर ब्रिज बनाए कैसे जाते हैं, है ना, किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो समझे बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। बेटे ध्यान से समझें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं। ओके, और उस वायर का जो मटेरियल होता है, बहुत ध्यान से समझें, इस वायर का जो हम मटेरियल लेते हैं वो या तो यूरेका होता है या तो मैंगनीन होता है। इस टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं, यूरेका, मैंगनीन, नाइक्रोम, इस टाइप के मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है, चलिए वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो it is yeah, it consists of 1 meter long, ठीक है, it consists of 1 meter long wire, 1 meter long uniform wire, ठीक है, it consists of 1 meter long uniform wire having constant resistance
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। उसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर समय क्या, हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा एक 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा वायर ले लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, generally made up of nichrome, मैंगनीन, यूरेका एटसेट्रा, क्लियर। अब इस 1 मीटर वायर को अपन क्या करते हैं बेटा, एक वुडन बोर्ड के ऊपर ऐसा फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक वुडन बोर्ड के ऊपर हम इसे फिक्स कर देते हैं। एक एंड को हमने ए नाम दे दिया, दूसरे एंड को हमने बी नाम दे दिया, क्लियर है, ओके। और इसके दोनों ही एंड पर हम एक थिक एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप लगा देते हैं। तो दिस 1 मीटर लॉन्ग wire is fixed at both end on a wooden board, ठीक है। this 1 meter long wire is fixed at both end on a wooden board, क्लियर है। और दोनों एंड पर हम इस तरीके का एल शेप्ड थिक कॉपर स्ट्रिप लगा देते हैं, इस टाइप का, ठीक है। एट बोथ द एंड्स एल शेप्ड थिक कॉपर strip is connected, ओके। ऑल्सो इसके बीच में एक और स्ट्रेट स्ट्रिप लगा देते हैं ताकि यहां पर दो गैप क्रिएट हो जाए। यहां पर एक गैप क्रिएट हो रहा है और यहां पर एक गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। टू क्रिएट टू गैप्स वन straight copper strip is also placed, ठीक है, इस तरीके से। अब जो ये वायर है इसके पैरेलल में हम एक मीटर स्केल लगा देते हैं, मीटर स्केल, ठीक है। इस तरीके का एक मीटर स्केल लगा देते हैं। तो along with the wire a meter scale is also fixed, ओके, मीटर स्केल इज ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कंस्ट्रक्शन। अब इनके बीच में है ना, ये जो दोनों गैप्स हैं, इन गैप के बीच में हम क्या करते हैं, तो बेटे इन दोनों गैप में एक एक रेजिस्टर लगा दिया जाता है, जिसमें से एक की रेजिस्टेंस वैल्यू हमें पता होती है और दूसरे की नहीं पता होती है। तो यहां पर जो एक गैप बन रहा है, यहां पर हम एक रेजिस्टर लगा लेते हैं और यहां जो बन रहा है उसमें दूसरा रेजिस्टर लगा लेते हैं। लाइक इसको मान लो X बोला और इसको मान लो Y बोला, ऐसे करके दो रेजिस्टर्स लगा देते हैं। In the two gaps we connect two resistors, one of known value and other whose value we have to find, ऐसा हम इसे कनेक्ट कर देते हैं,
क्लियर है। और क्या करते हैं बेटा, इसके बीच में से एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, ठीक है, ऐसा गैल्वेनोमीटर लेते हैं, और उस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्टेड होता है। अब ये जॉकी क्या होता है, तो ऐसा मेटल पेन होता है बेटा, पेन के जैसा होता है, मेटल होता है, इसमें से वायर कनेक्टेड होता है, और उसका जो ये वाला सर्फ ये होता है ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा नुकीला होता है, मतलब है ना, ब्लेड जैसा होता है, ताकि ये इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर हम उसे क्या कर सके, स्लाइड कर सके, ठीक है। तो ये हो गया जॉकी। क्लियर, ये इस तरीके से आपका कनेक्शन हो गया। अब ये जो इंड ए है और इंड बी है, ठीक है, इंड ए है और इंड बी है, इसमें से अपन क्या करते हैं, इस इंड ए से एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देते हैं, देन एक स्विच जोड़ते हैं, और फिर एक रियोस्टेट जोड़ते हैं, और इस बी से हम इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल कनेक्शन, या आप बोल सकते हो फाइनल अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, क्या क्या चीजें हैं इसमें। 1 मीटर लंबा मैंगनीन यूरेका या क्या बोलते हैं इस तरीके के मटेरियल के बना 1 मीटर लंबा वायर है, जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, फिक्स है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसको दोनों एंड पर हमने क्या किया, एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया, उसके हर एक एंड पर एक एल शेप का थिक कॉपर स्ट्रिप लगा दिया, बीच में भी एक कॉपर स्ट्रिप स्ट्रेट लगा दिया, उससे 2 गैप क्रिएट हो गए, उन दोनों गैप में हमने 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए, एक नॉन वैल्यू का और एक अननोन वैल्यू का। वायर के पैरेलल में हमने एक मीटर स्केल लगा लिया, और इंड ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इंड बी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज। क्लियर है बेटे, अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब बेटे हमें देखना है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। वर्किंग देखते हैं इसका। सर्किट को ऑन करने के बाद, ठीक है, ये जो स्विच है, इस स्विच को ऑन करने के बाद, अगर हमने इस स्विच को ऑन कर दिया तो बेटा ऑन करने के बाद ये जो जॉकी है, इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड किया जाता है, ठीक है, और स्लाइड करके, है ना, एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाता है, मतलब उस जगह पे रुक जाया जाता है जब ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करने लगता है, 0 शो करने लगता है। ध्यान से समझे, है ना, जब ये गैल्वेनोमीटर 0 शो करने लगता है वहां पर जाके रुक जाया जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, एक नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट मतलब क्या होता है बेटा, नल यानी 0 करंट, है ना, इसमें से करंट 0 पास होगा, ठीक है, ऐसा वाला पॉइंट हमें ढूंढना पड़ता है। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो वर्किंग की बात कर रहे हैं हम। आफ्टर स्विचिंग ऑन द सर्किट, okay, after switching on the circuit, jockey is slided over, okay, jockey is slided over the wire till null deflection is attained in the galvanometer। जब तक गैल्वेनोमीटर 0 ना पढ़ ले तब तक उसको इधर उधर सरकाया जाता है। जैसे ही जहां पर भी हमें ये 0 शो करेगा वहां पे रुक जाना है, ठीक है, वहां पे हमें क्या करना है, रुक जाना है। तो अब क्या करना है, जैसे 0 मिल गया, ये वाला मान लो नल पॉइंट है, तो आपको इस स्केल पे ये वाली लेंथ ले लेनी है, ठीक है, ये वाली लेंथ ले लेनी। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर ये L है, टोटल 1 मीटर का है यानी 100 सेंटीमीटर का है, तो बचा वाला हिस्सा क्या होगा बेटा, 100 माइनस L सेंटीमीटर का होगा, है ना। एक L सेंटीमीटर का निकला तो दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे आपको क्या करना है, null deflection is attained in the galvanometer. Now take the length of null point with the help of scale, with the help of meter scale,
ठीक है, मीटर स्केल के हेल्प से हमें क्या करना है, ये वाला लेंथ ले लेना है। आ रही बात समझ में? अब बच्चे जैसा कि हमने बोला कि इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो मान लो लेट्स से आर क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है। तो बताइए बेटा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर एल, और ये हो जाएगा बेटा आर इंटू 100 माइनस एल, है ना, आर इंटू 100 माइनस एल, ऐसा आ गया। तो इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस इतना हो गया, इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस इतना हो गया, इसका एक्स है, इसका वाई है। अब अगर गौर से आप देखो बेटे, है ना, आप अगर गौर से देखो तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को मैं सी बोलूं और इस पॉइंट को मैं डी बोलूं, है ना। और क्या टोटल 4 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर x, यहाँ पर y, ये वाला RL और ये वाला R इंटू 100 माइनस एल, ये ऐसे 4 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं। अगर मैं इनको अरेंज करूं 4 रेजिस्टर्स को, तो बेटे वी हैव A, B, C एंड D। तो A और C के बीच में क्या है बेटा, X है, C और D, तो A और C के बीच में हमारा D आ गया बेटा, हाँ, A और C के बीच में X आ गया, C और B के बीच में हमारा Y आ गया, और A और D के बीच में RL आ गया, तो A और D के बीच में RL आ गया, और D और B के बीच में हमारा R इंटू 100 माइनस एल आ गया, और C और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, C और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, और देखो A और B के बीच में बैटरी है, ठीक है, तो A और B के बीच में बैटरी है। तो चलिए A और B के बीच में हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। क्या आप सभी को दिख रहा है ये ब्रिज है ना बेटा, ये ब्रिज है, और चूंकि इसमें करंट 0 जा रहा है तो ये कौन सा ब्रिज है, बैलेंस्ड ब्रिज है ना, ब्रिज बैलेंस है। तो बेटे ब्रिज बैलेंस होता है तो हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, है ना, इसका रेशियो यानी x अपॉन वाई, ठीक है, किसके बराबर होता है बेटा, इसके रेशियो के। तो RL अपॉन R इंटू 100 माइनस एल, ये R और ये R कट गया, x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या बचा बेटे, L अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है, ये आ गया। तो बेटे आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये जो नल लेंथ है वो मिल जाएगा, नल पोजीशन का लेंथ मिल जाएगा, है ना। और इसमें से एक चीज आपको पता है, मान लो y हमें पता है, x निकालना है, तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, है ना, तो कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से जो भी अननोन रजिस्टर होगा, है ना, x, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ, है ना, नल लेंथ, बस हमें पता होना चाहिए। अगर हमने नल लेंथ पता कर लिया, इसको रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मीटर ब्रिज, ओके। कैसे काम करता है मीटर ब्रिज आपको समझ में आ गया बच्चे। अब देखो यहाँ पर छोटी छोटी कुछ चीजें पूछी जाती है। ये वाला जो है ना एक्सपेरिमेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड में, क्लास 12 के बोर्ड में आपका ये एक्सपेरिमेंट भी है, ओके, प्रैक्टिकल है इसके ऊपर। तो आपको इसके ऊपर वाइवा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी होते हैं, प्लस ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो ये तो पूरा चीज हो ही गया। इसके अलावा आपको छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है। पहला चीज आपसे पूछा जाता है बेटा, फर्स्ट थिंग जो आपको पूछा जाता है वो है कि ये जो वायर है ना, ये वायर यूरेका, मैंगनीन, नाइक्रोम, इस तरीके की चीजों की क्यों बनाई जाती है, इस तरह के मटेरियल को के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, ये एक सवाल उठता है। चलिए, तो ठीक है, ओके बच्चों।
तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि वायर ऑफ मीटर ब्रिज, वायर ऑफ मीटर ब्रिज, वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज ऑफ यूरेका और मैंगनीज। ठीक है, तो बेटे देखो क्या होता है कि हमने पढ़ा था, अगर हमने मेटालिक वायर लिया तो मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस जो है ना वो टेम्परेचर के साथ बदलता है ना, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर देखे थे, R इक्वल्स टू R01 प्लस अल्फा डेल टी, है ना। तो अगर हम नॉर्मल वायर यूज करेंगे ना तो टेम्परेचर, जैसे कि इसमें जैसे ही हम ऑन करेंगे, सर्किट ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो शुरू होगा बेटा, करंट फ्लो शुरू होगा तो यहाँ पर हीट पैदा होगा, हीट पैदा होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये हमें क्या होगा बेटा, गलत रीडिंग भी दे सकता है। ठीक है, ये हमें गलत रीडिंग भी दे सकता है। तो हम क्या चाहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ना वो यूनिफॉर्म रहे, कांस्टेंट रहे। उसके लिए जरूरी है कि इसका रेजिस्टेंस बदले नहीं। और रेजिस्टेंस कहीं कब नहीं बदलेगा बेटा, जब टेम्परेचर बदलेगा नहीं। टेम्परेचर नहीं बदलने के लिए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ नहीं बदलने के लिए उसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, अल्फा जिसे हम कहा करते थे। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो किसी चीज का जीरो तो नहीं कर सकते बट कम कर सकते हैं। तो यूरेका और मैंगनीज जैसे जो मटेरियल होते हैं उसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे वायर का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा इसका आंसर, बिकॉज देयर टेम्परेचर डिपेंडेंसी is negligible, that is temperature coefficient of resistance alpha is जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। ठीक है, लगभग क्या होता है बेटा, ये जीरो होता है। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये एक सवाल हो गया बेटा। दूसरा सवाल इसमें आता है, दूसरा सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमने जब ये अरेंजमेंट किया, हमने जब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया, तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज का कैसे पता चलेगा। ठीक है, इस चीज का कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से सुने। ठीक है, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ मीटर ब्रिज कनेक्शन। ठीक है, मीटर ब्रिज कनेक्शन को चेक कैसे करें। तो इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, कनेक्शन करने के बाद, है ना, सारा कनेक्शन कर लिया, उसके बाद सर्किट को ऑन किया। सर्किट को ऑन करने के बाद ये जो जॉकी है उसको एक बार इस एंड को टच कराया जाता है, ए को, वायर के इस एंड को टच कराया जाता है। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को देखा जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपको याद है, इसमें ये होता है, निडल होता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो मान लो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। अब फिर क्या किया जाता है, जॉकी को इस एंड को टच कराया जाता है, अपोजिट एंड को। जब अपोजिट एंड को टच कराया जाता है तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो जो पहली बार आया था उसके अपोजिट में आना चाहिए। मतलब अब की बार डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका कनेक्शन सही है। अगर दोनों ही टाइम डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका कनेक्शन गलत है। समझ गए? इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आफ्टर स्विचिंग ऑन द circuit jockey is touched with ends A and B
1/1. If in both case, okay, if in both case deflection of galvanometer is in opposite direction, then connection is okay. ठीक है, ये हो गया बेटा, क्लियर। ये एक और सवाल हो गया। दूसरा सवाल और आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो मीटर ब्रिज रीडिंग दे रहा है वो सबसे परफेक्ट रीडिंग कब देगा, मतलब हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा। ठीक है, तो इस चीज को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when, ठीक है, when is the sensitivity of meter bridge maximum, ठीक है। तो बेटे इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका नल पॉइंट, ठीक है, अगर आपका नल पॉइंट अगर मिड में आता है, इस वायर के मिड में, यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास, तो आपकी जो डिवाइस है वो उस समय मोस्ट सेंसिटिव होगा, मतलब सबसे अच्छी रीडिंग देगा, अच्छा रीडिंग देगा, विदाउट एरर, मतलब मिनिमम एरर के साथ रीडिंग देगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्हेन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज वायर। ठीक है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर के आसपास जब रहेगा तो आपको ये मोस्ट सेंसिटिव रिजल्ट देगा, मतलब मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ये रही कहानी बेटा मीटर ब्रिज की, है ना, अच्छे से समझ में आया होगा आपको मीटर ब्रिज। ओके, चलिए, तो ये मीटर ब्रिज की कहानी खत्म हुई। अब जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट अपने को पढ़ना है वो है बेटा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ना है वो है पोटेंशियोमीटर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा, पोटेंशियो यानी पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, और मीटर मतलब मेजर करना, है ना। तो इससे भी क्या करते होंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, नो डाउट। बट इसके साथ ही ये मल्टीपर्पस डिवाइस है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें कर सकता है ये। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर कर ही सकता है, इसके अलावा भी ये कई चीजें कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, आइए देखते हैं। ओके, पोटेंशियोमीटर, ओके बेटा, तो ध्यान से रखें, इट इज अ डिवाइस विच कैन मेजर, ठीक है, विच कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड कंपेयर, ये जो है दो सेल के ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकता है, कैन कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये तीन काम कर सकते हैं हमारे पोटेंशियोमीटर। आ रही बात समझ में। अब जैसा मैंने बोला बेटा कि हर एक इंस्ट्रूमेंट एक प्रिंसिपल पर काम करता है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्लियर, ध्यान से समझिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर।
तो ये अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये मीटर ब्रिज की तरह ही है बेसिकली। मीटर ब्रिज में हम क्या करते थे, वायर लेते थे 1 मीटर लॉन्ग। यहां पर 1 मीटर की जगह लंबा वायर लेते हैं। समझ में आ रहा है? वही क्वालिटी का वायर लेते हैं, मतलब यूरेका, मैंगनीन वगैरह का वायर लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लेते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, वैसा ही वायर लेते हैं, लेकिन 1 मीटर से लंबा लेते हैं। 5 to 10 मीटर है ना, 5 से 10 मीटर लंबा वायर लेते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से वुडन बोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं। अब अगर 10 मीटर लंबा एक सीधा सीधा वायर लेंगे तो हमारा जो वो है इंस्ट्रूमेंट है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा एक वायर ना लेकर के, है ना, सीधा सीधा एक वायर ना लेकर के ऐसे कई वायर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कई वायर ले लेते हैं और इनको थिक कॉपर स्ट्रिप से ऐसे जोड़ दिया जाता है। ओके, ऐसे करके हमने इसे जोड़ दिया। तो बेटे ये आपको दिख रहा है आड़ा टेढ़ा जैसा, बट ये एक्चुअल में स्ट्रेट ही कहलाएगा। पूछो क्यों कहलाएगा स्ट्रेट में? क्योंकि बेटे है ना, आपको पता है कि यहां से यहां तक का, क्योंकि ये थिक कॉपर स्ट्रिप है, थिक यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस, एक तो कॉपर गुड कंडक्टर, ऊपर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो ये जो है वो काउंट नहीं होता। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम ही हुआ। ठीक है, तो ये सीरीज में ही कहलाते हैं और ये एक ही वायर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बल्कि भी नहीं होता और ये एक लंबा वायर की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो अब ये जो वायर है इसके 2 एंड बने हैं ना, मान लो इसे एंड ए बोला और इसे एंड बी बोला। अब इस एंड ए से क्या करते हैं, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, देन एक स्विच लेते हैं और एक रेजिस्टर लेते हैं और इसे बी से जोड़ देते हैं। इस तरीके से तैयार होता है आपका पोटेंशियोमीटर। क्लियर है? साथ में एंड ए से एक कनेक्शन लेते हैं और एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी, है ना, ऐसा ये 2 पॉइंट हमें मिलते हैं जिसमें जो भी चीज मेजर करना है उसको यहां पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हमें मेजर करना है वो इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा है बेटा, लेकिन चूंकि मैंने आपको बोला कि ये जो वायर है ना ये दिख आड़े टाड़े रहे हैं, लेकिन ये वर्किंग इसका कैसा, स्ट्रेट वायर की तरह है ना। तो क्या हम इसे इक्विवेलेंटली इस तरीके से बना सकते हैं, एक स्ट्रेट वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये वायर की लंबाई क्या है, काफी ज्यादा है। और यहां पर क्या करते हैं बेटा, एक जो है यहां पर एक स्केल लगा होता है, मीटर स्केल। ठीक है, इस तरीके का मीटर स्केल लगा होता है। कोई शक? ओके, तो बेटा ये एंड ए हो गया, ये एंड बी हो गया। तो एंड ए से देखो क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, देन एक स्विच और एक रियोस्टेट, और ये ऐसा जुड़ा हुआ है ए से बी। ठीक है, एंड देन ए से हमने लिया और बी से हमने लिया, सॉरी यहां से लिया। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा है हमने, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या जुड़ा है, जॉकी। तो ये इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ओके बेटा, अब यहां पर जो सेल है उसका ईएमएफ मान लो क्या है, ई है। यहां पर जो ये है उसकी रेजिस्टेंस मान लो RH है बेटा, है ना, इसकी रेजिस्टेंस RH है। और ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर है ना, इस पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस मान लो मैंने बोला क्या है, R है। इसका पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, टोटल रेजिस्टेंस। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, L है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, L है। ध्यान से समझें। ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया इसका। तो बेटे यहां पर ध्यान से देखो,
तो जब मैं सर्किट को ऑन कर दूंगा, इसको ऑन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक करंट फ्लो करेगा। बता सकते हो ये करंट कितना होगा? सर बता सकते हैं, करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, टोटल वोल्टेज ई है, रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो आर एच प्लस आर हो गया बेटा, है ना, आर एच प्लस आर हो गया। तो यहाँ पर इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, वो चीज पता चल जाएगा आपको। ठीक है बेटे। अब अगर मैं कहूं कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर है, उसमें कितना ड्रॉप हुआ, तो क्या बोलोगे बेटा, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, तो I और इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ऐसा हो जाएगा। तो I के बदले आपने क्या निकाला बेटा, E अपॉन आर एच प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा R, है ना, इंटू क्या हो जाएगा R, ऐसा हो गया। ओके। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि पर यूनिट लेंथ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, है ये टोटल वोल्टेज हो गया ना यहां से यहां तक, अगर मुझे वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जानना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में लेंथ से डिवाइड कर देता हूं अपॉन एल। तो ये क्या मिला, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इसे कहा जाता है बेटा के पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हो। लाइक हमें इस केस में कितना मिला, ई आर अपॉन आर एच प्लस आर। तो बेटे जब तक ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, और ये इसकी जरूरत नहीं, ये कांस्टेंट, ठीक है, तो ये चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ई इंटू आर अपॉन आर एच प्लस आर, ये चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आ रही बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं किसी एक सेगमेंट को लेता हूं, इस वायर के किसी एक सेगमेंट को लेता हूं, लाइक यहां तक, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल, तो इसमें कितना ड्रॉप होगा, तो क्या बोलोगे बेटे, क्या बोलोगे, है ना, अगर आपको पर यूनिट लेंथ पता है तो इंटू कर लोगे उसको, तो V बराबर क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, K इंटू एल होगा कि नहीं, V इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू एल। और आ रही बात समझ में, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी सेगमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उस सेगमेंट के लेंथ के, कह सकता हूं ऐसा। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में लिखेंगे कि potential drop across any segment of potentiometer wire, potentiometer wire is directly proportional to length of that segment, ठीक है। पोटेंशियोमीटर ड्रॉप across any segment of potentiometer wire is directly proportional to length of that segment, ठीक है। इसके आगे हम लिख सकते हैं that is V directly proportional to L, therefore V equals to KL, ठीक है, therefore V equals to KL, where K क्या है बेटा, K is called potential gradient, है ना, K को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और कैसे निकाला जाता है K, तो ये यहां से पूरा चीजें लिखेंगे, ठीक है, ये पूरी चीजें यहां तक नोट करेंगे, ठीक है। तो आप निकाल करके लाएंगे K इक्वल टू, है ना, यहाँ ये वाला फाइनली, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल्स टू E इंटू आर अपॉन आर एच प्लस आर। तो बेसिकली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप निकालना है, टोटल वोल्टेज निकालना है अपॉन टोटल लेंथ करना है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, है ना। क्लियर है बच्चे, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, अब बात आती है कि कंस्ट्रक्शन की, हाँ बात आती है कंस्ट्रक्शन की। ओके, तो क्या
क्या बोलोगे बेटे? इट कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 मीटर लॉन्ग यूरेका और मैंगनीन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 मीटर लॉन्ग यूरेका और मैंगनीन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड ऑन wooden board. Its one end is connected to positive terminal of battery, and second end is connected to नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन के बाद आप ये डायग्राम और ये डायग्राम बना लें, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बना लेंगे अच्छे से, क्लियर है? ओके। अब बेटे ये जो पोटेंशियोमीटर है इसकी खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ध्यान से समझे। देखो बेटा, इसके पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, ओके, उसमें खुद का सप्लाई नहीं होता था, खुद का बैटरी नहीं होता था, खुद का सप्लाई नहीं होता था। वो जिस सर्किट को मेजर करना होता था ना, उस सर्किट में हम लगाते थे, उसी सर्किट से वो क्या करता था, अपने लिए करंट ड्रॉ करता था, अपना वोल्टेज सप्लाई वहीं से लेता था। बट ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, अपना खुद का इसका सप्लाई है, वोल्टेज इसके पास अपना खुद का है ना। ये उस चीज से नहीं लेगा, है ना। अभी तक हमने वो चीज लगाया ही नहीं जिसे हमें मेजर करना है। अगर हम जिस चीज को मेजर करना है उसको इसके बीच लगाएंगे, है ना, तो भी क्या करेगा बेटा, इससे वो करंट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमें आगे बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये आगे हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है। तो चूंकि ये उस सोर्स से, है ना, जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं वहां से करंट ड्रॉ नहीं करता, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती, काफी अच्छी होती है। एक्यूरेसी इसकी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वोल्ट मीटर से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं और पोटेंशियोमीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, तो कौन बेटर है, वोल्ट मीटर बेटर है, पोटेंशियोमीटर बेटर है? ठीक, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। कौन बेटर है? पोटेंशियोमीटर बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि एक्यूरेसी इसकी हाई है। क्यों इसकी एक्यूरेसी हाई है? क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसके पास खुद का सप्लाई होता है, ये उस सोर्स से सप्लाई नहीं लेता, उससे करंट ड्रॉ नहीं करता जिस चीज को ये मेजर कर रहा होता है, ठीक है। इस वजह से इसकी एक्यूरेसी जो है वो हाई रहती है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब जो क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर है, जैसा मैंने बोला आपको, ये 3 काम कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, दूसरा ईएमएफ सेल का कंपेयर कर सकता है, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता है। तो बेसिकली ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके एप्लीकेशंस हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।